हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज की कहानी है तुम मेरा जुनून हो, भाग 75। सना की कार के सामने एक लड़की खड़ी थी। उसके चेहरे पर आंसू थे और वो लगातार कार के शीशे पर अपने हाथ मार रही थी। वो लड़की घबराई हुई थी और उसकी बॉडी से खून भी बह रहा था। सना ने उस लड़की को देखा तो जल्दी से कार से बाहर आई। सना को बाहर आता देख लड़की ने जल्दी से सना का हाथ पकड़ते हुए कहा, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज हेल्प मी। वो वो लोग मुझे मार डालेंगे। कौन लोग मार डालेंगे? सना ने उस लड़की से पूछा। वो घबराई हुई लड़की कुछ बोल नहीं पा रही थी। सना ने उसे शांत करवाते हुए पूछा, शांत हो जाओ, रिलैक्स, हम यहाँ पर हैं ना, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। तुम मुझे बताओ, कौन मार डालेगा तुम्हें? सना उस लड़की को संभालने की कोशिश कर रही थी। लड़की ने घबराते हुए कहा, मुझे नहीं पता वो लोग कौन हैं। मैं मैं यहाँ जॉब ढूंढने आई हूँ दूर शहर से, लेकिन यहाँ आते ही कुछ लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। वो मेरा इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ हेल्प मी दी। वो लड़की सच में घबराई हुई थी और बार बार पीछे पलटकर देख रही थी। सना ने कहा, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, आओ मेरे साथ आओ। राज ने जल्दी से कार का दरवाज़ा खोल दिया। लड़की और सना दोनों कार में बैठ गईं। कार में सना उस लड़की से बात करती रही ताकि उसे कुछ जानकारी मिली, लेकिन लड़की ने उससे कुछ नहीं कहा। वो बस एक ही बात रिपीट कर रही थी। कुछ देर बाद सना उस लड़की के साथ विला पहुंच गई। सना उस लड़की को कहीं छोड़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो उसे साथ अपने विला लेकर आई। करीम घर पर नहीं था। वो 2 दिनों के लिए बिजनेस मीटिंग के कारण बाहर गया हुआ था। सना जब उस लड़की को लेकर आई तो एमिली और नैनी दोनों ने उन दोनों को देखा। वो लड़की इतने बड़े शानदार घर को देखकर काफ़ी हैरान हो रही थी। वहीं जब नैनी ने देखा तो उन्होंने सना से पूछा, बेटा ये लड़की कौन है और इसकी हालत क्यों है? नैनी के सवाल को सुनकर सना ने उस लड़की की तरफ देखते हुए नैनी को बताया, नैनी इसका नाम प्रीति है। ये मुझे कुछ देर पहले रास्ते में मिली। इसके पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए थे और वो सब इसके साथ बदतमीजी करना चाहते थे, इसीलिए मैं इसे घर लेकर आई हूँ। ओह, लेकिन बेटा इसे घर लाने की क्या ज़रूरत थी? किसी होटल में रखती थी। नैनी ने प्रीति को अजीब नज़रों से देखा। नैनी को अपने मन में अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। नैनी की बात सुनकर सना ने उनसे कहा, नैनी आप कैसे बातें कर रही हो? इस लड़की को मैं मरने के लिए कैसे छोड़ देती? जब नैनी और सना आपस में बात कर रहे थे तो उस लड़की ने नैनी की बातों को सुना तो उसे अपने दिल में दर्द हुआ। उसने रोते हुए कहा, कोई बात नहीं सना दी, आप प्लीज मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से आपको तकलीफ हो रही है। फिर प्रीति ने नैनी की तरफ देखकर कहा, मैं चली जाऊंगी यहाँ से, आप परेशान मत हो। प्रीति वहाँ से जाने के लिए पलटी और वो रो रही थी। तभी सना ने उसे रोक लिया और फिर एमिली से कहा कि वो प्रीति को अपने साथ गेस्ट हाउस में ले जाए। एमिली ने सर हिलाया और प्रीति को ले गई। एमिली ने भी प्रीति से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन शायद प्रीति बहुत डरी हुई थी। प्रीति के जाने के बाद नैनी ने सना को समझाया कि वो बाहरी लोगों पर भरोसा न करे और हो सके उसके पति के 1000 दुश्मन हो सकते हैं। सना ने प्रॉमिस किया कि वो आंख बंद कर भरोसा नहीं करेगी। फिर सना ने नैनी के लिए एक सरप्राइज टिकट दिया। नैनी ने देखा ये 4 धाम की तीर्थ यात्रा का टिकट था। इसमें होटल की बुकिंग और ट्रेवल प्लान था। नैनी खुश हो गई। दूसरी तरफ प्रिया अपनी माँ के घर अपने कमरे में थी और उसने अभी तक न तो विहान से कोई बात की थी
और ना ही अपने परिवार में से किसी से। उसने पिछली रात से ही कुछ नहीं खाया था और न दरवाजा खोला था। बाहर उसकी माँ और उसकी बहन छोटी भी परेशान थे। छोटी ने अपनी माँ से कहा, मॉम, मुझे लगता है कि हमें दी से बात करनी चाहिए। चलिए चलकर बात करते हैं। उसकी माँ ने भी सोचा कि गुस्सा करके कोई फायदा नहीं है, इसीलिए प्यार से बात करना होगा। यही सोचकर प्रिया की माँ ने एक खाने का प्लेट लगाया और पहुंच गई प्रिया के दरवाजे के पास। माँ बोली, प्रिया बेटा, दरवाजा खोल। कब तक अपनी माँ से नाराज रहेगी? प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। छोटी और उसकी माँ ने एक दूसरे को देखा और फिर छोटी ने जवाब दिया, दी सॉरी, सॉरी ना यार, मान जा, दरवाजा खोल दे प्लीज। प्रिया कमरे के अंदर थी और अपना फोन चला रही थी। उसने आवाज तो सुनी थी, लेकिन वो जवाब देना नहीं चाहती थी। वो फोन में बिहान के इंस्टा पोस्ट को देख रही थी, जिस पर काफी फॉलोअर्स थे। प्रिया के एक पोस्ट को स्क्रॉल करती और फिर सभी कमेंट्स पढ़ती। उसने तो तब के पोस्ट भी देख लिए थे जब उसकी लाइफ में विहान दूर दूर तक नहीं था। प्रिया की मां ने फिर आवाज लगाई, बेटा दरवाजा खोल। हाँ दी, खोलो ना प्लीज, छोटी ने आवाज दी। आखिरकार कुछ सोचकर प्रिया उठी और उसने अपने कमरे का दरवाजा खोल दिया। प्रिया ने देखा कि उसकी माँ और छोटी बहन उसके सामने खड़े थे। उसकी माँ ने प्रिया को देखा और उसके गाल पर हाथ रखकर प्यार से बोली, बेटा अपनी माँ से ऐसे कोई नाराज होता है क्या? हम तो बस तेरी केयर ही करते हैं। प्रिया ने उन दोनों की हरकतों को देख मन में सोचा कि आखिर इन्हें अब कौन सा काम है। प्रिया ने प्लान बनाया था कि आज रात रुकने के बाद वो यहाँ से वापस चली जाएगी। प्रिया ने कुछ सोचा और सर हिलाया। उसने कहा, मॉम, मैं पहले भी आपसे कह चुकी हूँ, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है, और उस रहेजा परिवार में तो बिल्कुल भी नहीं। प्रिया की बात सुनकर उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ा और कमरे के अंदर लाते हुए कहा, ठीक है बेटा, तू मत कर शादी, हम तेरे साथ फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन बेटा हम तो बस इतना कहना चाहते हैं कि तेरी लाइफ सेट हो जाए। क्या एक माँ होने के नाते मेरा ये अधिकार भी नहीं है कि मैं अपनी बेटी की भलाई के बारे में सोच सकूं? प्रिया की माँ की बात खत्म हुई तो उसकी बहन खुद पड़ी और कहा, हाँ दी, हम दोनों को तेरी चिंता है। हम दोनों ने देखा है न, पापा के अपाहिज होने के बाद से तूने ही पैसे कमाए और इस घर को चलाया, लेकिन अब हम चाहते हैं कि अगर तेरी शादी अच्छे घर में हो जाएगी तो तू कितनी खुश रहेगी। फिर छोटी प्रिया के पास जाकर बैठ गई और बोली, तुझे क्या लगता है हम तेरे दुश्मन हैं? नहीं, हम तेरा परिवार हैं और तेरी प्रॉब्लम को समझते हैं दी। प्रिया ने अपनी माँ और बहन की बातों को सुना तो उसे अच्छा लगा और खुशी भी हुई कि चलो कम से कम दोनों ने उसे समझा तो सही। प्रिया की माँ ने उसे खाने का एक टुकड़ा मुंह में डालते हुए प्यार से कहा, चल अब खा ले, मुंह मत बना, हम तेरी शादी के लिए तुझे फोर्स नहीं करेंगे। प्रिया की माँ ने प्यार से उसका गला थपथपाया। प्रिया ने स्माइल किया और अपनी माँ के हाथ से खाने के निवाले को ले लिया और खाने लगी। उसे अपने दिल में सुकून मिल रहा था। वहीं दूसरी तरफ शैली कैफे स्टार में हर्ष के सामने बैठी थी। हर्ष ने शैली को एक तरफ से देखा और कहा, मुझे लगता है अब हमें इस मामले को जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहिए। अगर तुम कल के कल फ्री हो तो हम चलकर हमारे मॉम डैड से बात कर सकते हैं। व्हाट? कल? शैली ने सर हिलाया। हर्ष ने उसकी बात सुनी और कहा, हाँ कल ही।
मैं अपनी फैमिली की परमिशन तो लूँगा ना। तुम चाहो तो अपनी फैमिली को भी इनवाइट कर सकती हो। हर्ष की बातों को सुनकर शैली कुछ देर के लिए शांत हो गई। हर्ष चुपचाप उसकी तरफ देखता हुआ अपने कोल्ड कॉफ़ी की सिप ले रहा था। हर्ष की नज़र शैली के खोए हुए चेहरे पर थी और वो अपने मन में सोच रहा था, प्लीज़ शैली, इस शादी के लिए मना मत करना। आई लव यू। मुझे तुमसे ही शादी करनी है और मैं इसके लिए वेट नहीं कर सकता। तुम्हें नहीं पता मैंने इसके लिए कितने पापड़ बेले हैं। इस बारे में सचेत हुए हर्ष को सब याद करने लगा जो उसने ट्रिक्स लगाई थी। असल में मीडिया में या सोशल मीडिया पर अभी भी जितने कंट्रोवर्सी हो रहे थे उसमें हर्ष का ही हाथ था। हर्ष चाहता था कि उनकी वजह से शैली इस शादी के लिए मान जाए और हुआ भी वही। शैली शादी के लिए मान गई थी। शैली और हर्ष ने कुछ देर बात करने के बाद वहाँ से निकलने का फैसला किया। हर्ष ने शैली से कहा, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। शैली ने सर हिलाया और उसके साथ कार में बैठ गई। कुछ देर बाद शैली को हर्ष ने ड्रॉप कर दिया और वहाँ से चला गया। कार ड्राइव करते हुए हर्ष के दिमाग में एक सामने वो पल घूमने लगी जिन कुछ पलों में शैली से उसकी मुलाकात हुई थी, जिस पल में उसे सच का पता चला था और जिस पल में शैली उसकी बाहों में थी। हर्ष मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। हर्ष के जाने के बाद शैली भी अपने फ्लैट में आ गई। शैली को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ और अपने परिवार को बताए या ना बताए। बहुत सोचने के बाद शैली ने अपनी माँ को कॉल किया और उन्हें शादी के बारे में बता दिया। शादी की बात सुनकर शैली की माँ रो पड़ी और वो उससे बोलने लगी, बेटा ये तू क्या कर रही है? तू ऐसे कैसे शादी कर सकती है? अपनी माँ की बात सुनकर और उन सबके सवालों से बचने के लिए शैली ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं ये शादी अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ और फिर इसमें दिक्कत क्या है? मैं हर्ष से प्यार करती हूँ और फिर ये भी तो सोच, उनके पास पैसे हैं, इज्जत है, मान है, सम्मान है, तो दिक्कत क्या है? उसकी माँ ने फ़ोन की दूसरी साइड से कुछ कहा तो शैली ने कहा, माँ मैं ये शादी कर रही हूँ, अगर आपको आना है तो प्लीज़ आ जाना, आपकी बेटी को भी अच्छा लगेगा। इतना कहकर शैली ने फ़ोन काट दिया और रोने लगी। वो अपनी माँ का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ इस शादी के लिए रेडी नहीं थी। शैली को अपने परिवार को और खुद को बेआबरू होने से बचाना था, तो उसे अपने माँ के साथ भी कठोर होना पड़ा। शैली कुछ देर तो वहाँ बैठी रोती रही और बड़बड़ाई, मिस्टर हर्ष राज कपूर, इन सब की वजह तुम हो। तुमने ही मेरे साथ उस दिन रात बिताई और वो सब किया। मैं तुमसे नफरत करती हूँ और ये शादी शादी तो बस एक डील होगी और तुम्हें तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ सना अपने कमरे में थी और कोई मैगजीन पढ़ रही थी। तभी उसकी सासू माँ यानी कि दिव्या जी का फ़ोन आ गया। दिव्या का फ़ोन देखकर सना ने कॉल पिक कर ली और कहा, मॉम कैसी हैं आप? हम ठीक हैं बेटा, तुम कैसी हो? दिव्या जी ने जवाब दिया। वो अपने कबर्ड को ठीक कर रही थी और सना से बात कर रही थी। उनके सवाल को सना ने सुना तो मुस्कुरा दी और कहा, यस मॉम मैं भी ठीक हूँ। आपने इतनी देर रात को कॉल किया है, क्या सब ठीक है? दिव्या जी ने स्माइल किया और कहा, हाँ सब ठीक है, बस अपनी बेटी से बात करने की इच्छा हुई तो बात कर लिया। सना ने सुना तो स्माइल किया और कहा, मॉम आई लव यू टू बच्चा। दिव्या जी ने प्यार से कहा। दोनों सास बहू के बीच
एक अनोखा कनेक्शन जुड़ गया था और दोनों एक दूसरे से काफ़ी घुले मिले थे। सना और दिव्या जी ने एक दूसरे से बहुत सारी बातें की। दिव्या जी ने आज सना को करीम के बचपन के बारे में बहुत कुछ बताया, जिसे सुनकर सना को बहुत मज़ा आ रहा था। दिव्या जी ने सना की तरफ देखते हुए उससे कहा, और तुम्हें पता है बेटा, वो करीम बचपन में बहुत शैतान था। एक दिन उसने स्कूल में अपने स्कूल टीचर से शिकायत करी कि कुछ लड़कियां उसे पढ़ने नहीं देती हैं। स्कूल टीचर ने उसकी बातों पर गौर नहीं किया। कुछ दिन ऐसे बीता, फिर करीम ने उन लड़कियों को अपने तरीके से हैंडल किया। अपना तरीका? सना ने सवाल किया। दिव्या जी ने हाँ में सर हिलाया और कहा, हाँ, अपना तरीका। करीम ने उन लड़कियों को स्कूल के स्टोर रूम में बंद कर दिया था। हालांकि उसने उन लड़कियों के लिए चॉकलेट, चिप्स, जंक फूड, सभी खाने की चीज़ों का अरेंजमेंट किया था। वो अगले 3 दिनों तक गायब रहीं और 3 दिन बाद जब उन्हें स्कूल के स्टोर रूम से निकाला गया, तब उन सब ने करीम को कभी परेशान नहीं किया। ओ माय गॉड, करीम इतना शैतान बच्चा था। सना ने सर हिलाया और सोचा। दिव्या जी उसे आगे बताने लगी। दिव्या जी ने सना को तीनों भाइयों की बचपन की करतूतें बताने की। वो तीनों किस तरह से बचपन में शरारत किया करते थे। एक बार जब तीनों भाई साथ में थे और ईशान ने उन दोनों के प्योर वाइट शर्ट पर रेड कलर का पेंट उड़ेल दिया था, तब भी उन दोनों बड़े भाइयों करीम और हर्ष ने ईशान को बचा लिया था। ईशान को बचाने के लिए उन दोनों ने ऐसा दिखाया जैसे ये गलती से उनके ऊपर गिर गया हो। दादाजी ने उन दोनों की बात नहीं मानी और उनका झूठ पकड़ लिया गया। उस टाइम पर ईशान को सजा नहीं मिली, लेकिन करीम और हर्ष को सजा दी गई थी। सना को दिव्या जी ने कई किस्सों के बारे में बताया। देर तक बातचीत करने के बाद सना सो गई। अगली सुबह सना जल्दी से रेडी हुई और नीचे आ गई। उसने एमिली के साथ मिलकर कुछ जरूरी काम जो घर से रिलेटेड थे वो सब किया। एमिली ने सना से कहा, मैडम, इन दिनों आप काफ़ी पतली होती जा रही हैं। आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। क्या सच में? तुम चिंता मत करो एमिली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सना ने एमिली को जवाब दिया। एमिली देख सकती थी सना सच में पतली हो गई थी। बात करने के बाद सना फिर से अपने काम पर गई और उसने पूरा दिन काम किया। हालांकि उसे करीम की याद आ रही थी, लेकिन करीम अपने काम में व्यस्त था और वो अभी सना से बात नहीं कर सकता था। आज दूसरा दिन था और सना को उम्मीद थी कि करीम शाम तक वापस लौट आएगा। अगली सुबह शैली के पास टाइम नहीं था। वो जल्दी जल्दी रेडी हुई और अपने फ्लैट को लॉक करते हुए उसने हर्ष को कॉल किया। उधर से हर्ष ने स्माइल करते हुए कहा, हे मिस लाउड स्पीकर, व्हाट हैपेंड? शैली ने सुना, आवाज़ सुनी और मुंह बनाते हुए कहा, हर्ष, मैंने ये बताने के लिए कॉल किया था कि आज मैं नहीं आ पाऊंगी तुम्हारे मॉम डैड से मिलने। हम कल चल सकते हैं प्लीज़? अपनी बात कहते हुए और फ़ोन पर बात करते हुए शैली लिफ्ट से नीचे आ गई। हर्ष ने फ़ोन पर कहा, ओह, लेकिन आज क्यों नहीं? क्योंकि आज सना के लिए इम्पॉर्टेंट डे है और मुझे उसके साथ होना होगा। शैली ने हर्ष को बताया। हर्ष मान गया। भला वो क्यों नहीं मानता? उसने कहा, ठीक है, जाओ। शैली वहाँ से निकल गई। दूसरी तरफ सना ने उसे आकर पिक कर लिया। दोनों जब मॉडर्न ट्रेन पहुंची तो सामने उन्हें रवीश और कृष्णा दिख गए।
वो वहां पर खड़े आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे। सना को देखते ही रवीश की नज़र उस पर टिक गई। ये लड़की वाकई बहुत सुंदर थी। रवीश तो हर हाल में उसे पाने की फिराक में था। वो दोनों चलकर उसके पास आई तो रवीश ने स्माइल करते हुए कहा, सना, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। ओह, थैंक यू सर, सना ने स्माइल करते हुए कहा। तभी रवीश ने सना से पूछा, मिस सना, आपकी तैयारियां कैसे चल रही हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर, सब ठीक है, सना ने जवाब दिया। तभी कृष्णा बोला, सब बढ़िया होगा ही रवीश सर। मैंने देखा है मिस सना के साथ मिस शैली भी काफ़ी मेहनत कर रही हैं। मुझे लगता है कि ये शो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। ओह, फिर तो हम सबके लिए गुड न्यूज़ है, रवीश ने कहा। तो शैली, सना मुस्कुराने लगी। वहाँ पर रवीश और कृष्णा ने सना की तारीफ करी और ये तारीफ कीर्ति ने सुन ली थी। उसे गुस्सा आ रहा था। उसने खुद से कहा, आज से पहले तो रवीश सर ने किसी की तारीफ नहीं की है। क्या खास है इस लड़की में? खैर, इतने नहीं दूंगी। कीर्ति डेविल स्माइल दे रही थी जिससे कीर्ति को काफ़ी जलन हो रही थी। और सना को जो कपड़े कंपनी के साइड से मिले थे उन्हें कीर्ति ने जला दिया और किसी को पता भी नहीं चला। वो कपड़े पूरी तरह नहीं जले थे। इधर शैली और सना ने खूब प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस के बाद वो दोनों थक गई तो वापस अपने घर पर आ गई। इधर अगली सुबह प्रीति विला में इधर उधर घूम रही थी। वो सोच रही थी कि ये घर कितना बड़ा है। सना जब वहां आई और उसने प्रीति को देखा तो उसे अपने साथ नाश्ता करवाया और पूछा। प्रीति ने बताया कि उसका परिवार यहाँ नहीं है और वो मर चुके हैं। काम की तलाश में वो दूर शहर से आई थी। प्रीति की बात से सना का दिल पसीज गया और उसने फैसला किया कि वो प्रीति को काम दिलवाएगी। रात में करीम घर नहीं आया था तो सना को करीम की चिंता थी, लेकिन करीम ने उसे कॉल कर बता दिया था कि उसे कुछ दिन और लग जाएंगे, इसीलिए उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।